हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग आपके साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक है बच्चों, उस टॉपिक को हम लोग लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। उस चैप्टर में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर के बारे में एक खास बात बता दे रहे हैं, चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है और उसके बाद बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर को अगर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि आप ना कर पाए। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही मजेदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है, भैया कि इस चैप्टर को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। आपने डाल्टन भाई साहब का तो नाम सुना ही होगा। तो डाल्टन भाई साहब थे, इन्होंने कहा था कि जो एक एटम है, एटम से छोटा पार्टिकल इस दुनिया में नहीं होता है। क्या बोला उन्होंने? एटम से छोटा पार्टिकल इस दुनिया में नहीं होता है। पता चला भैया, जो इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो जानेंगे अरे एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक एटम के अंदर की दुनिया क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है, इन सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी बच्चों जे थॉमसन ने। सर कब किया था? 1897। तो 1897 में जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अब ये जो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था बच्चों? उसको बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का क्या सेटअप था, ये सेटअप के बारे में जान लेते। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा सेटअप है, इसमें क्या क्या चीजें हैं आइए उसको बताते हैं। देखो होता क्या, यहाँ पे हम लोग एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं। ये जो आपका जो ट्यूब का शेप है बच्चों, आपका सिलेंड्रिकल ट्यूब है। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में का नाम जो रखा जाता है उसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब के नाम से जानते हैं। और ये बच्चों कैथोड रे ट्यूब है आपका ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर 2 मेटल की रॉड लगाई जाती है। इसके अंदर 2 मेटल की रॉड लगाई जाती है। ठीक है, अब इस रॉड को क्या करते हैं हम लोग, बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे रॉड को हम लोग बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिस रॉड को बैटरी के माइनस से कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। अब जिस रॉड को बैटरी के प्लस से कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, ये जो बैटरी लगाते हैं, बैटरी कितने वोल्ट का होता है? जो बैटरी है बच्चों आपका 10,000 से लेके 20,000 वोल्ट की आपकी बैटरी होती है। ओके, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग वैक्यूम पंप लगाते हैं। सर ये वैक्यूम पंप क्या होता है, इसका काम क्या होता है? जो ये जो सिलेंडर में जो आपका ट्यूब में गैस भरा होता है बच्चों, गैस को बाहर निकालने का काम होता है। इसके अलावा इस ट्यूब का जो बच्चों प्रेशर होता है बहुत ही लो प्रेशर होता है। सर कितना प्रेशर होता है? प्रेशर होता है बच्चों 10 की पावर -2 से लेके 10 की पावर -3 mm ऑफ Hg। बहुत ही लो प्रेशर पे ये एक्सपेरिमेंट काम करता है। तो अब ये जो कैथोड रे ट्यूब है इसका एक और नाम रखा जाता है जिसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये था पूरा का पूरा सेटअप। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई उसको जान लेते हैं। तो जब इतना सेटअप करने के बाद उन्होंने क्या किया, बैटरी को ऑन किया। जब बैटरी को ऑन किया तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा भैया चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या होगा? उन्होंने देखा कुछ ऐसे रेस से जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रहे थे। उन्होंने क्या देखा भैया? कुछ ऐसे रेस से जो कैथोड से कहाँ पे आ रहे थे, एनोड की तरफ। उसी का क्या नाम रखा गया भैया? कैथोड रेज नाम रखा गया। ठीक है, अब जो कैथोड रे हैं वो आंखों से नहीं दिखते। वो आंखों से नहीं दिखते, उसको क्या होता है देखने के लिए इन्होंने एक स्क्रीन लगाया। इन्होंने क्या किया, एनोड के पीछे एक स्क्रीन लगाई जिसको जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है। अब होता क्या है, कैथोड रेज आके इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराते हैं बच्चों, ग्लो करेगा। जब यहाँ पे ग्लो होगा तो पता चलेगा कुछ तो ऐसा है जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आता है। उसी को उन्होंने क्या नाम रखा गया? कैथोड रेज नाम रखा गया। जब कैथोड रेज के बारे में उन्होंने थोड़ा डिटेल में स्टडी किया, पता चला भैया कैथोड रे क्या है? कैथोड रे आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। क्या भैया? निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इसी निगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। ठीक है, अब ये जो आपका कैथोड रे है ये कैसे जनरेट होता है उसके बारे में भी थोड़ा जान लो। होता क्या है, इस सिलेंडर के अंदर हम लोग हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं। आप कोई भी गैस ले सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में हर चीज एटम से मिलकर बना है और एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन गैस से ही ये आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, इसको हम लोग कैथोड रेज बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे जनरेट हुआ थोड़ा देखो। जब इस
ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को भरते हैं तो होता क्या है कि इतना ज्यादा हम लोग वोल्टेज देते हैं तो जो आपका गैस है बच्चों वो एटम में कन्वर्ट होता है। एटम में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से निकलता है एक इलेक्ट्रॉन और इस पर आता है प्लस चार्ज। इसी को इलेक्ट्रॉन की कलेक्शन को हम लोग कैथोड रेज का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका कैथोड रेज की यहाँ पे डिस्कवरी होती है। आइए डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। What is cathode rays? Cathode rays are made up of negative charge particles called electron। जो कैथोड रे बच्चों होता है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। कैथोड रेस कहाँ से निकलता है? कैथोड से निकलता है, एनोड की तरफ जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई होगी। ठीक है, आई होप सो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है सेम वैसे ही बच्चों प्रोटॉन की भी डिस्कवरी होती है, उसका भी सेटअप पूरा पूरा क्या होता है? सेम होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है ये उसको हम लोग जान लेंगे जल्दी। ठीक है, देखो तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है भैया हमारे अर्नेस्ट गोल्डस्टीन को, जिन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था 1886 में एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अब तो जो आपका कैथोड रे ट्यूब का सेटअप है पूरा पूरा वही सेटअप इन्होंने भी लिया था, बस इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया था। चेंज क्या किया था? देखो इन्होंने जो कैथोड लिया था, कैथोड में क्या कर दिया था? छोटे छोटे होल कर दिए गए थे। ठीक है, कैथोड में छोटे छोटे होल कर दिए गए थे, उन्हीं का नाम क्या रखा गया? परफोरेटेड कैथोड। क्या? परफोरेटेड कैथोड इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या लिया था? परफोरेटेड कैथोड लिया था। ठीक है, अब जिसको हम लोग मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। मॉडिफाइड क्यों किया गया था भैया? मॉडिफाइड तो वही मतलब है, कैथोड में होल कर दिया गया था तो उसका मतलब है मॉडिफाई हो गया था। अब सब कुछ वही है, ग्लास की ट्यूब होती है, दो मेटल की रॉड लगाते हैं, एक को माइनस में लगाते हैं दूसरे को प्लस में। माइनस वाले को हम लोग कैथोड बोलते हैं, प्लस वाले को एनोड बोलते हैं। सब कुछ वही है। तो जैसे इन्होंने बैटरी के स्विच को ऑन कर दिया, अब इन्होंने क्या देखा? जो रेज कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है अब उल्टा हो गया है। अब वो रेज एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है। एनोड से निकली कैथोड की तरफ, एनोड से गई कैथोड से। अब चूंकि ये एनोड से निकल रहा है इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? एनोड रेज नाम रखा गया है, या फिर इसी को कैनल रेज के नाम से भी जाना जाता है। एनोड रेज या फिर इसको कैनाल रेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एनोड रेस के बारे में जिन्होंने चर्चा किया तो पता चला भैया एनोड रेस पे कौन सा चार्ज होता है? एनोड रेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये किससे मिलके बना होता है बच्चों? ये आपका गैस है। ये क्या होता है? एक तरीके का गैस होता है जिसपे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, उसके एनोड रेज नाम रखा गया। ठीक है, इस तरीके से आपका एनोड रेस डेवलप होते हैं। अब क्या रिएक्शन होता है थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। वैसे इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं। जब हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे तो हाइड्रोजन गैस आपका हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होता है, फिर उसे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलने पर आता है H+ चार्ज। H+ के बच्चों क्या होता है? आपका गैस के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में होता है और उससे प्लस चार्ज होता है जिसको हम लोग कैटायन का नाम देते हैं। इसी को हम लोग एनोड रेज या फिर कैनाल रेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाद में इसी H+ को रदरफोर्ड ने क्या बोला? भैया यही क्या है? आपका प्रोटॉन है। तो इस तरीके से प्रोटॉन की आपकी डिस्कवरी हुई थी। आपने कहा कि सर अगर हाइड्रोजन ना लेके ऑक्सीजन गैस ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन ना लेकर आप ऑक्सीजन गैस ले लो। ऑक्सीजन गैस लोगे तो क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है आपका ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है और ऑक्सीजन पे आता है आपका प्लस चार्ज, +2 चार्ज। अब यही जो आपका ऑक्सीजन में +2 चार्ज है, ये आपका गैसेस कैटायन होता है, इसी के एनोड रेज लेते हैं। तो इससे पता ये चला कि जैसे जैसे आप गैस बदलते जाएंगे एनोड रेज क्या होगा? वो भी चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन लेंगे तो एनोड रेज किसका बना होगा? H+ का। ऑक्सीजन गैस लेंगे एनोड रेज किसका बना होगा? O2+ का। ठीक है, एनोड रेज बदलता जाएगा, लेकिन प्रोटॉन किस केस में होगा? सिर्फ हाइड्रोजन के केस में ही प्रोटॉन होगा। इसलिए प्रोटॉन की जब आप सर्च करेंगे तो रदरफोर्ड का भी नाम आता है, लेकिन उन्होंने बोला भैया जो प्रोटॉन ही है वही क्या होता है? H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये था आपने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। आइए इसके थ्योरी को पढ़ लेते हैं। एनोड रेज क्या होता है? एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज गैसियस कैटायन है। एनोड रेज आपका पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि गैस के फॉर्म में होता है, इसी को हम लोग एनोड रेज बोलते हैं। एनोड रेज कहाँ से निकलता है? एनोड से निकलता है, कैथोड की तरफ जाता है। इस तरीके से यहाँ पर भी उसकी डिस्कवरी हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इतना पढ़ लिए तो भैया आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है भैया जेम्स चैडविक को 1932 में। इन्होंने न्यूट्रॉन की कैसे डिस्कवरी की थी? इन्होंने क्या किया था? बाई बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल ऑन थिन शीट ऑफ बेरिलियम। इन्होंने क्या किया? बेरिलियम की पतली सी शीट ली और बेरिलियम के शीट पे अल्फा पार्टिकल को फेंक के मारा।
बेरिलियम के शीट पे अल्फा पार्टिकल को फेंक के मारा तो इन्होंने दिखाया कि भैया नया पार्टिकल निकला। उस नया पार्टिकल को जब इन्होंने स्टडी किया कि भैया ये तो न्यूट्रॉन है, ना इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन है। तो उन्होंने कहा अरे भैया मैंने भी नया नया पार्टिकल डिस्कवर कर लिया। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। अब क्या से डिस्कवर होता है इसको हम लोग इस इमेज के थ्रू समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक बेरिलियम की पतली सी शीट ली, जो आपको यहाँ पे ये ग्रे कलर की रॉड लग रही है, यहाँ पे बेरिलियम की पतली सी शीट है। इस बेरिलियम के पतली शीट पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल को फेंक के मारा। तो जैसे अल्फा पार्टिकल जाके बेरिलियम से टकराता है, इससे आपके कुछ पार्टिकल नजर आते हैं जिसको न्यूट्रॉन का नाम दिया जाता है। हाँ, ये जो आपका पार्टिकल है बच्चों, ये क्या है आपका न्यूट्रॉन है। इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। ओके, अब सवाल उठता है कि सर ये अल्फा पार्टिकल किस मुसीबत का नाम है? देखो होता है क्या, जो कुछ नहीं, जो हेलियम होता है, हेलियम पे +2 चार्ज जो को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज डबली चार्ज हेलियम आयन। हेलियम पे अगर आपका +2 चार्ज होगा, उसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होता है उसको थोड़ा जान लो। ये जो He पे 2+ चार्ज, यही क्या है आपका अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल को जब आप बेरिलियम के शीट पे मारेंगे तो जब हेलियम और बेरिलियम कंबाइन होकर कार्बन बनता है और आपको एक नया पार्टिकल देखने को मिलता है। इसी को हम लोग न्यूट्रॉन का नाम देते हैं, न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। अब जब न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी किया गया तो पता ये चला कि भैया इस पे कौन सा चार्ज होता है। हाँ, इस पे चार्ज होता है 0/सन्नाटा, यानी आपका कैसा होता है, न्यूट्रल होता है भैया, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पे -चार्ज, प्रोटॉन पे +चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की डिस्कवरी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, जब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे का सिंबल क्या होता है, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले देख लो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम बताओ, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात कर लेते हैं उसके सिंबल के बारे में। इलेक्ट्रॉन को जनरली हम लोग E- से लिखते हैं, प्रोटॉन को P+ से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं। ठीक है, अब सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, अभी बताए थे। इलेक्ट्रॉन पे होता है -चार्ज, प्रोटॉन पे होता है +, चार्ज, न्यूट्रॉन पे होता है 0 चार्ज। अरे सर इलेक्ट्रॉन पे प्लस और माइनस होता है, तो लेकिन कितना होता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पे ओवरऑल चार्ज कितना होता है, -1.6 ×10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +1.6 ×10⁻19 कूलम। अगर आप गौर से देखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो वैल्यू है, वैल्यू लगभग बराबर है, लेकिन उनका चार्ज अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू है वो बराबर होता है, लेकिन चार्ज अपोजिट होता है। अब बात कर लेते हैं मास का। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31 kg, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 10⁻27 kg। ठीक है, अब मास को देख के आपको थोड़ा सा कुछ इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बतानी होगी। देखो, तो अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का क्या लगता है किसका मास सबसे कम है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे मास किसका कम है? हमेशा जब भी 3 लोग की दोस्ती होती है, 3 लोग की दोस्ती में देखोगे एक ऐसा दोस्त होता है जो बिल्कुल एकदम लकड़ी के जैसा होता है, हाँ, सबसे हल्का होता है। वही हाल इलेक्ट्रॉन का भी है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है सबसे कम होता है। आप देखो 10⁻⁻37, मतलब -37 का मतलब बहुत ही ज्यादा हल्का मास है। ठीक है, और बात कर लेते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो मास होता है वो क्या होता है, एकदम एग्जैक्टली क्या होता है, लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, इक्वल होता है। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन को देखते हुए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नियरली सेम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे जो मास होता है वो लगभग बराबर होता है। फिर क्या कह रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1836 गुना भारी होता है। बाप रे बाप, समझ रहे हो, 1836 गुना भारी, बहुत ज्यादा। तो सोच लो कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा होता है। इसको 2 तरीके से आप बोल सकते हैं, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी है, या फिर ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से 1836 गुना हल्का है। आप किसी की तुलना में 2 गुना भारी हो या आपकी तुलना में वो 2 गुना हल्का है, बात तो वही है। तो ऐसे ही। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है बच्चों वो लगभग बराबर होता है, जिनकी वैल्यू बराबर होती है, लेकिन उनका जो साइन है वो अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। तो ये था इसके बारे में डाटा। ये सब जो डाटा है बच्चों आपको क्लास 11 तक पूरा काम देगा। ठीक है, चलिए अब इतना पढ़ लिया तो हम लोग ने आइए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कर ले। क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। एक एटम के अंदर जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उसका नाम क्या है, बताया थे उसका नाम क्या है। पहला पार्टिकल का नाम क्या है भैया, पहले का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है प्रोटॉन, और तीसरे का नाम क्या है, तीसरे का नाम है आपका न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई तो साइंटिस्ट लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि भैया एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो एटम के मॉडल के बारे में बताया वो कौन बताया था, थॉमसन। जी हाँ, ये वही थॉमसन साहब है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो 1904 में थॉमसन ने अपना सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया जिसको हम लोग थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एटम के बारे में क्या किया, अब इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि एन एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड जस्ट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, यानी कि एटम कैसा होता है, बिल्कुल गोला होता है, बिल्कुल अंडे के आकार का होता है, जैसे आपके टेस्ट में के पेपर में मिलते हैं। एक एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और पूरे का पूरे बच्चों एटम पे प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं कहीं पे पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कहीं कहीं पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपके वाटरमेलन में सीड, वाटरमेलन में देखेंगे लाल वाला हिस्सा सबसे ज्यादा होता है, हर जगह लाल वाला हिस्सा पाया जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सीड है बच्चों वो सीड कहीं कहीं पे पाए जाते हैं। इसी तरीके से इसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एक एटम स्फीयर होता है, पूरे एटम पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे होता है, ये इनका मॉडल था। ठीक है, तो यही आपका जो डायग्राम है इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें जो पूरा पूरा पिंक वाला पार्ट है बच्चों, पिंक वाला जो पार्ट है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो आपका यहाँ पे कहीं कहीं पे माइनस चार्ज दिख रही है आपके इलेक्ट्रॉन है। अब इसी को कंपेयर किया गया किससे, वाटरमेलन से कंपेयर किया गया। ठीक है, वाटरमेलन में जो लाल वाला पार्ट है बच्चों आपका प्लस वाला पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा आपका स्फीयर है वो क्या लाल वाला पार्ट है, और जो यहाँ पे सीड्स दिख रहे हैं आपको, हाँ ये सीड्स है बच्चों वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उनको वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी कहा गया है। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज is equal to total negative charge and hence an atom is electrically neutral। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एटम में जितने प्लस चार्ज पाए जाते हैं उतने ही माइनस चार्ज भी पाए जाते हैं। इस वजह से एक एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, 0 सन्नाटा होता है, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है, प्लस माइनस को कैंसिल कर देगा, इससे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हिज मॉडल इज आल्सो कॉल्ड वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल। इनके मॉडल को हम लोग वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका मॉडल इन्हीं से क्या है, मिलता जुलता है। ठीक है, फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलिए क्या, कि इन्होंने क्या बोला, पहला पॉइंट एक एटम कैसा होता है, गोला होता है, और पूरे के पूरे एटम पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे होते हैं। इतनी ही बातें आपको जाननी थी। दूसरी बात, एक एटम में जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है, इस वजह से एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये थी आपकी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। हो सकता हो आपके एग्जाम में पूछे कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, ये सब स्टेटमेंट लिख कर आइएगा। देखो चीजों का अगर आप रट्टा मारेंगे तो आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो और दिन को सफा। हाँ, तो यही वाला हाल है। तो रट्टा नहीं मारना है, आपको चीजों को, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और अपने से बना के आना है। अपने से जब आप बनाना सीख जाएंगे तो आपको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा पढ़ने में। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हर इस दुनिया में हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, ऐसे ही इनके मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया था, बिना एक्सपेरिमेंट किए ही जो मन में आया वो एटम के बारे में बोल दिया। तो इसीलिए क्या हुआ, इनकी कुछ कमी भी है। तो आपके एग्जाम में इसका ड्रॉबैक भी पूछ सकता है। तो आइए क्या कमी है उसके बारे में वन बाय वन जानते हैं। तो पहले इनकी लिमिटेशंस है, ही फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जब उनसे पूछा गया भैया एक एटम वो स्टेबल क्यों है, बिल्कुल खामोश। अब क्या पूछ रहे भैया, तो क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, ब्रो मत बोल, मैं कोई भाई नहीं दे रहा। तो एटम के बारे में जब पूछा गया कि भैया वो स्टेबल क्यों है, भैया मुझे क्या पता, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया, भैया हाथ जोड़ते हैं, हमसे कोई सवाल ववाल मत करो। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या बोला गया,
ही डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट न्यूक्लियस। अब होता क्या है, एक एटम के अंदर बच्चों न्यूक्लियस पाया जाता है, और जब पूछा गया भैया ये न्यूक्लियस क्या होता है, कह रहा न्यूक्लियस ये क्या होता है भैया, किस परिंदे का नाम है, तो न्यूक्लियस के बारे में भी ये कुछ नहीं बता पाया। ठीक है, फिर ही फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये भी नहीं बता पाए कि जो पूरा प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड किया रहता है। आपको पता है प्लस और माइनस चार्ज आपस में जब मिलते हैं तो धमाका होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो बस कुछ नहीं करना है, तार लेना, तार को जाके आप अपने प्लग में लगा लेना, दोनों तार को टच करना, धमाका हो जाएगा। ठीक है, तो एक एटम में प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड किया रहता है इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया। इसके अलावा एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके बारे में भी कुछ चर्चा नहीं करता है। ठीक है, तो इनकी थ्योरी आगे जाके क्या होता है, फेल हो जाता है। तो हर चीज की क्या होती है, लिमिटेशन होती है। अब बोलोगे सर जब ये थ्योरी गलत है तो पढ़ाया क्यों गया। होता क्या है बच्चों, गलतियों से ही इंसान सीखता है। ठीक है, तो जब गलती से इंसान सीखता है तो अपने आप को और ज्यादा बेटर बनाता है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि भैया बड़े बड़े लोगों से गलती होती है, हमसे भी गलती होती है, लेकिन क्या होता है हम अपने गलती को सुधार के और अपने आप को बेटर बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब फिर ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एसआरटी क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज होल। ठीक है, थॉमसन मॉडल के हिसाब से एक एटम न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है हम आपको बता दिए थे। इन्होंने बोला था कि एटम में जितना प्लस चार्ज होता है उतना माइनस चार्ज होता है, इस वजह से एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एक लाइन का आंसर लिख के आना था, क्या ही लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमें पढ़ना है रदरफोर्ड गोल्डफॉयल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में जानने के लिए दूसरे साइंटिस्ट आए जिसका नाम क्या था, रदरफोर्ड। हाँ, लग रहा भैया ये बहुत ही पैसे वाले थे क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का यूज किया था। आज सोना इतना महंगा हो गया है कि सोने के नाम पे बस हम सो ही सकते हैं, खरीद नहीं सकते। तो इन्होंने गोल्ड के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट अकेले नहीं किया था, इनके कुछ असिस्टेंट भी थे। उनका नाम क्या था, उनका नाम था हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन। ये दोनों लोग मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है ये समझते हैं। देखो इस एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम क्या है, गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें हम लोग अल्फा पार्टिकल लेते हैं, गोल्ड फॉयल लेते हैं, इसकी मदद से एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। अब कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो ये पूरा का पूरा सेटअप है उनका। यहाँ पे लेते हैं एक रेडियो एक्टिव सोर्स होता है जो कि रेडियम होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें हम लोग रेडियम भरते हैं। इस रेडियम क्या होता है बच्चों, ये आपका टूटता है, उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल, भाई अल्फा पार्टिकल क्या होता है सर, भाई हेलियम पे +2 चार्ज होगा, उसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब क्या करते हैं ये लोग, ये लेते हैं गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल क्या होता है, गोल्ड की पतली सी परत होती है। जब आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं देखते हो मिठाई पे सोने की परत लगी होती है, वही आपका होता है गोल्ड फॉयल, बहुत ही थिन फॉयल होती है। या फिर क्या होता है, कभी कभी हम मार्केट में जाते हैं बर्गर खाने, हाँ मम्मी का फोन आता है, मम्मी बोलती है कि बेटा अकेले अकेले हाँ मेरे लिए भी पैक करा के लाओ। तो दुकानदार क्या करता है, इस बर्गर को अल्मीनियम फॉयल में फोल्ड करता है। तो अल्मीनियम फॉयल क्या होता है, अल्मीनियम की पतली सी शीट होती है। ऐसे ही बच्चों गोल्ड फॉयल, गोल्ड की पतली सी शीट होती है। वो क्या करते हैं, गोल्ड फॉयल की पतली सी शीट होती है उस पर अल्फा पार्टिकल को फेंक के मारते हैं। गोल्ड फॉयल की पतली की शीट पर अल्फा पार्टिकल फेंक के मारते हैं। यही अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉयल की शीट पे जाता है तो क्या होता है, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये इसके आर पार हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमें ये देखना है कि जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल के साथ टकराता है तो इसके अंदर क्या बदलाव आता है। ठीक है, गौर से देखिए तो क्या होता है, यहाँ पे जो आपके बच्चे छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं ये आपके अल्फा पार्टिकल है, यानी क्या है आपका He2+ है। इसी अल्फा पार्टिकल को हम लोग गोल्ड फॉयल पे देके मारते हैं। ये तो गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल पे जब जूम किया गया तो उसके एटम हमें नजर आने लगे। तो अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल पर फेंक के मारते हैं तो हमें देखेंगे मिला कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो सीधे चले गए। जब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड बॉल में फेंक के मारा तो कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो सीधे चले गए। हाँ, तो कुछ क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ के लाडले होते हैं, बिल्कुल सीधे साधे एकदम। हाँ, वो स्कूल से घर से स्कूल जाते हैं, उनको किसी दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो लेकिन कोई बैक बेंचर होते हैं वो क्या करते हैं, कोई अगर लड़की लंबे लंबे बालों वाली दिख गई तो उसको पीछे पीछे चले जाते हैं। हाँ, जब पीछे पीछे चले जाते तो देखते हैं कि भैया अरे वो तो लड़का ही है, बस बाल बड़े बड़े रखा था, कहाँ है का हम 100 रुपए का पेट्रोल फूक दे इसके चक्कर में। ठीक है,
तो कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो एटम से बिल्कुल सीधे चले गए, ठीक है। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो क्या होगा, सीधे तो जा रहे थे लेकिन बाद में डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ ऐसे पार्टिकल थे वो क्या हो गए, कुछ दूर जाने के बाद डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ ऐसे भी पार्टिकल थे जो जैसे गए वैसे वापस, जैसे गए वैसे वापस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला? कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, वो डिफ्लेक्ट हो गए, अपने रास्ते से भटक गए, जैसे तुम भी इसी स्कूटी वाली को देख के भटक जाते हो। और तीसरा जो है क्या होता है, जैसे जाता है वैसे ही वापस आ जाता है। तो 3 इनके पास ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिले, तो क्यों ऐसा हुआ, इन्होंने इसके बारे में जानने के लिए उसका कुछ कंक्लूजन निकाला, ठीक है। इसमें बारी बारी पढ़ते हैं। तो जब हम लोग अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे फेंक के मारते हैं, तो हमने सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला, मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स पाथ स्ट्रेट, कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो बिल्कुल सीधे चले गए, ठीक है। सीधे चले गए, ऐसा क्या मतलब है? ऐसा मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। हाँ, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए तो पता चला भैया एटम के अंदर का हिस्सा खाली है। अब सही बात है, किसी का अगर भेजा खाली है, हाँ, तो उसमें कुछ भी बोल दो, कुछ भी बता दो, तो बातें उनके दिमाग से बाहर चली जाती है, ठीक है। ऐसे ही जब कोई एटम अगर खाली है अंदर से, तो और रेस क्या होगी, सीधे चलेगी। तो ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल एटम में सीधे चला गया, इससे क्या पता चला, एटम का हिस्सा क्या है, खाली है, जैसे आपकी खोपड़ी, ठीक है। अब सेकंड वाला पोर्शन क्या कहता है, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो सीधे जा रहे थे लेकिन स्कूटी को देखे तो भटक गए। कुछ ऐसे पार्टिकल दिखे वो क्या है, डिफ्लेक्ट हो गए। और डिफ्लेक्ट क्यों हो गए? डिफ्लेक्ट इसलिए हो गए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। अब देखो, थॉमसन भाई साहब ने क्या बोला था, थॉमसन ने कहा था कि पूरे के पूरे एटम पे प्लस चार्ज होता है, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट ने ये बताया भैया प्लस चार्ज पूरे एटम पे नहीं होता है, प्लस चार्ज कहीं कहीं पे होता है भैया। जो प्लस चार्ज होता है पूरे एटम में नहीं होता, कहीं कहीं पे होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस, पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे से एरिया में होता है, ठीक है। और आगे तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या देखा था, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक। कुछ ही ऐसे एक दो ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो बाउंस बैक कर गए। बाउंस बैक का मतलब जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए। तो इससे हमें क्या सीख मिला, इससे हमें ये सीख मिला भैया, पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। इससे पता चला कि जो प्लस चार्ज है वो एटम के सेंटर पे है, जिसको उन्होंने बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया, ठीक है। आई होप सो आपको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन देखने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई, ठीक है। तो जल्दी से रिकॉल करा दे रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ बोलिए। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, सीधे क्यों चले गए, क्योंकि एटम का हिस्सा ज्यादातर खाली है। कुछ पार्टिकल क्या हुआ, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। क्यों डिफ्लेक्ट हो गए? क्योंकि प्लस चार्ज है वो कहीं कहीं पे पाए जाते हैं। तो होता क्या है, अल्फा पार्टिकल पे होता है बच्चों प्लस चार्ज, और इससे न्यूक्लियस पे भी प्लस चार्ज होता है। तो प्लस आपस में टकराते हैं तो वहां से रिपल्शन होकर वो थोड़ा मुड़ जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे पार्टिकल है जैसे जाते हैं वैसे वापस चले आते हैं। पता चला भैया प्लस चार्ज कहाँ पे होता है, एटम के सेंटर पे, ठीक है। तो एकदम सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल गया तो इससे टकरा के बिल्कुल वापस आ जाता है। तो इससे पता चला भैया बीच में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ये पूरा था इसका ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। अब ये ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन देखने के बाद 1911 में रदरफोर्ड ने अपना खुद का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया, ठीक है। यही एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि कैसा होता है। भाई साहब ने तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया, बस सो के उठे, उसके बाद जो मन में आया बता के चले गए। उनको लगा कि भैया दुनिया तो बेवकूफ है, यकीन कर लेगी। लेकिन भैया इन्होंने इस बात को अपने ईगो पे ले लिया कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मैं एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके दिखाऊंगा कि एटम कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए भैया अब हम लोग पढ़ते हैं आपका रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज एंड most of the mass is concentrated at the center of atom called nucleus, ठीक है। इन्होंने कहा कि एटम के सेंटर में प्लस चार्ज होता है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है। क्या भैया, आपका न्यूक्लियस का नाम दिया गया है, ओके। इन्होंने कहा एटम के सेंटर में बीचों बीच क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस का नाम देते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट उन्होंने कहा, बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जैसे तुम भी किसी के चक्कर लगाते हो गया, स्कूल से निकले गाड़ी लेके किसी न किसी के भाई चक्कर में तो लगे ही रहोगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जिस पाथ पे चक्कर लगाता है उसको हम लोग ऑर्बिट का नाम देते हैं, ठीक है भैया। तो आपके ऑर्बिट क्या है, सब लोग कमेंट करिए।
ठीक है। तो उन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला, एटम के सेंटर पे प्लस चार्ज होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमता है जिसको हम लोग ऑर्बिट का नाम देते हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब होता क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज। अब प्लस और माइनस में क्या लगता है भैया, फोर्स लगता है। प्लस और माइनस में फोर्स लगता है, उसी फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या होता है, बाइंड होता है। तो जैसे कि थॉमसन से पूछा गया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैसे होल्ड करता है, इन्होंने उसका भी जवाब दे दिया भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है। अगली बात, total number of electrons is equal to total number of proton and hence an atom is electrically neutral। अगला पॉइंट में इन्होंने बोला कि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, इस वजह से एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, 0 सन्नाटा होता है, आपके मास के बराबर होता है। ठीक। चल लास्ट पॉइंट इसका है कि हिज मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। जी हाँ जी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जितने भी प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वैसे ही बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इस वजह से हम लोग प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। इसका छोटा सा स्ट्रक्चर है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटम के बीचों बीच जो प्लस चार्ज इसको न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व हो रहा है। तो ये था इनका पूरा मॉडल। तो आइए जल्दी से फटाफट हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ साथ आप बोलिएगा। ठीक है। देखिए, तो इनका मॉडल क्या कहता है, पहला पॉइंट इनका मॉडल बताया, एटम के सेंटर पे प्लस चार्ज होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। फिर क्या बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। एक एटम में जितने प्लस चार्ज होते हैं उतने ही माइनस चार्ज होते हैं, इस वजह से एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इनको हम लोग प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये पूरी कहानी थी हमारे रदरफोर्ड भाई साहब के बारे में। अब जैसे क्या था उनका, थॉमसन मॉडल साहब थे, उनकी भी कुछ ना कुछ कमियां थी। ऐसे बेचारे इन्होंने भी कोशिश तो बहुत की, लेकिन इनकी में भी थोड़े बहुत डिफॉल्ट आ गए। बहुत ज्यादा कमियां नहीं थी, 1-2 कमी थी, उसके बारे में भी जान लीजिए। ठीक है। तब इनके अंदर क्या कमियां थी, ही फेल्स टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। एक न्यूक्लियस के चारों तरफ आसपास इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, इनके बारे में इन्होंने कोई भी आइडिया नहीं दिया है। फिर ही फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जब इनसे पूछा गया भैया एक एटम स्टेबल है, एक एटम स्थिर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये भी कोई जवाब नहीं दे पाए। ठीक है। अब इनकी कहानी में क्या कमी थी, आइए इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। आपको पता है भैया कि एटम के सेंटर पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब होता क्या है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो इसकी एनर्जी लॉस होगी। अगर आप मैदान में दौड़ा दिया जाए तो आपकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, और आपका स्पीड धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। ऐसे जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अराउंड चक्कर लगाता है, इसकी एनर्जी लॉस होती है, इसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होती है, और ये क्या होता है, एक ऐसा वक्त आता है कि न्यूक्लियस में जाके टकरा जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में टकरा जाएगा तो भैया एटम ब्लास्ट हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो यही थी इनकी कमी। इसके में भी हम लोग जल्दी पढ़ लेते हैं। तो भाई क्या कह रहा है कि when an electron revolve around the nucleus, it loses its energy continuously, due to which its radius decreases and the time is reached, electron fall into the nucleus making an atom unstable। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ये लगातार अपनी एनर्जी को खोता जाता है, और इसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्टेंस होती है वो धीरे धीरे कम होती है। एक ऐसा टाइम आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है, एटम कैसा होता है, अनस्टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसे चक्कर लगा रहता है, धीरे धीरे इसका पाथ छोटा हो गया, रेडियस छोटा हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस में गिर जाता है, एटम कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। हालांकि रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में ऐसा होता है बच्चों तो ये धरती एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जितने भी आपके
प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। अगर एक ऐसा होता तो सारी धरती तबाह हो जाती, ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है, इनके बारे में भैया कुछ नहीं बता पाता कि इलेक्ट्रॉन क्यों एटम के स्टेबल है, कुछ नहीं बता पाते। ठीक है, अब अगले भाई साहब आते हैं। खैर उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो एमसीक्यूज है, चलिए आप लोग इसका खुद आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। देखो कह रहा है कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीज डिस्कवर होता है? न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन। क्या होगा जल्दी से बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही, न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है भैया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भैया यहाँ पे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। यहाँ पे एटम रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से आप बताइए कि न्यूक्लियस में कौन सा पार्टिकल पाया जाता है। न्यूक्लियस में कौन सा पार्टिकल पाया जाता है बताइए। न्यूक्लियस में पार्टिकल कौन सा पाया जाता है? प्रोटॉन। कौन पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। बाद में इन्होंने कहा कि भैया न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो पाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा एक और पार्टिकल पाया जाता है जिसको हम लोग न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो जी हाँ, न्यूट्रॉन के बारे में पहले से ही इन्होंने रदरफोर्ड ने प्रिडिक्शन कर दिया था। तो बाद में कुछ जेम्स चैडविक आया, उन्होंने इस बात को भी प्रूव कर दिया था। ठीक है, अगर आप प्रोटॉन लिख गए तब भी सही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिखेंगे तब भी इसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। कह रहा है कि अगर एक एटम की जिंदगी में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा तो बताओ कि उससे कोई चार्ज होगा? तो जी नहीं भैया, कोई चार्ज नहीं होगा। तो बोलेंगे नो इट डू नॉट हैव एनी चार्ज। वो कैसा होगा? यानी आपका न्यूट्रल होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। सर क्यों? क्योंकि भैया एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और हमें पता है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, लेकिन माइनस में तो इनका चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0/सन्नाटा। ठीक है, तो कभी भी बच्चा एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन देगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर बोल दिया 2 इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तब क्या होगा? तो जो ज्यादा होगा उसी का चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे माइनस चार्ज होगा। लेकिन ऐसा सवाल पूछ लिया कि 2 प्रोटॉन है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है तो क्या सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो इसका आंसर आप आराम से कर ले जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out यूजिंग अ फॉयल ऑफ मेटल अदर देन गोल्ड। देखो रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसने उन्होंने लिया था गोल्ड फॉयल। क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम गोल्ड फॉयल ना लेके मेटल का कोई और ले लें, कोई और मेटल ले ले गोल्ड के अलावा, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा? तो जी हाँ, अगर आप गोल्ड के अलावा बच्चों आप क्या ले सकते हैं? सिल्वर भी ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। बस आपको एक ऐसा मेटल लेना है जिसकी पतली सी की फॉयल बन सके। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में जितने भी मेटल होते हैं सब के सब एटम होते हैं, और एटम के अंदर का में क्या पाया जाता है? आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिकली जो मेटल होता है उसके अंदर का स्ट्रक्चर सेम होता है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन भी हमें क्या होगा? सेम दिखने को मिलेगा। तो आप लिख कर आइएगा द ऑब्जर्वेशन विल बी सेम बिकॉज ऑल मेटर आर मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको सेम दिखने को मिलेगा, चाहे आपका गोल्ड होगा चाहे आपका सिल्वर होगा। ओके, क्योंकि हर एक मेटल एटम से मिलकर बना होगा। अगर एटम होगा तो वही होगा, पार्टिकल जाएगा सीधे चला जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जहां से जाएगा वहीं से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया? जब उन्होंने देखा कि भाई रदरफोर्ड थे, उनकी कुछ ना कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर किया किसने? नील बोहर साहब ने। जो रदरफोर्ड के अंदर कमियां थी उन कमी को किसने दूर किया? नील बोहर ने। तो आज ये पढ़ते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या होता है। इन्होंने इस अपना एटम का मॉडल कब दिया था? 1913 में। देखो ज्यादा कुछ था नहीं कि होता क्या है, रदरफोर्ड ने बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? चक्कर लगाता है। और उसकी एनर्जी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटती है कि बढ़ती है, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ
इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब जबकि एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा तो उसी रफ्तार से क्या होगा, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। ठीक है, तो बस एक छोटा सा उन्होंने क्या किया, उन्हीं की बात को थोड़ा सा और अच्छे से कह दिया। तो इनका मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी ना। इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, और इनकी रेडियस फिक्स होता है। रेडियस का मतलब प्रोटॉन और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। इस वजह से एक एटम स्टेबल होता है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि दी सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट शेल और एनर्जी लेवल। ठीक है, होता क्या है, रदरफोर्ड ने जो सर्कुलर पाथ है, इसी सर्कुलर पाथ का नाम क्या दिया था, ऑर्बिट दिया था। तो इसी को उन्होंने बोहर साहब ने क्या बोल दिया, शेल या एनर्जी लेवल बोला है। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि एक एटम के अंदर कितने ऑर्बिट या कितने शेल, क्या कितनी एनर्जी लेवल हो सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, एक एटम के अंदर इनफाइनाइट आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब उनका नाम भी तो उन्होंने रखा था, आइए इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इरेज कर दूं। चलो ठीक है, अब होता क्या है, इन्होंने कहा कि एक एटम के अंदर वही न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के जो जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको हम लोग उन्होंने बोला शेल। ठीक है, तो ये आपका पहला शेल है। इसके बाद दूसरा शेल इन्होंने बनाया, फिर बनाया तीसरा शेल, उसके बाद उन्होंने बनाया चौथा शेल बना दिया। ठीक है, तो जो पहला शेल है उसका नाम रखा के शेल, दूसरे का एल शेल, तीसरे का एम शेल, चौथे का एन शेल। तो यही चीज यहाँ पे इस डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा गौर से देखिएगा। अब इस डायग्राम के अंदर देखेंगे, ये बच्चों जो आपको रेड वाला पार्ट है ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, रेड वाला पार्ट क्या है, आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब ये जो आपका शेल है बच्चों, ये कौन सा शेल है, पहला शेल है, ये आपका पहला शेल है। और ये वाला कौन सा शेल है, आपका दूसरा शेल है। और ये वाला आपका भैया तीसरा शेल है। और ये वाला आपका चौथा शेल है। ठीक है, पहले शेल का नाम क्या होता है, के शेल हम लोग बोलते हैं, दूसरे का बोलते हैं एल शेल, तीसरे का एम शेल, चौथे का एन शेल होता है। तो बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि पहले शेल का नाम के होता है, दूसरे का एल, तीसरे का एम, चौथे का एन, ऐसे ही आपके ढेर सारे इसमें शेल पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो आप बच्चों आपके जो शेल होते हैं, शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन शेल, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फॉर्मूला होता है 2n²। ओके, चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे के शेल के बारे में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1। के शेल का मतलब होता है पहला शेल, एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 उठा के रखो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, यानी पहले शेल में याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करते हैं एल शेल में, एल शेल का मतलब दूसरा शेल, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इंटू एन की जगह आप 2 रख दीजिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। के एल, एम के बारे में बात कर ले रहे हैं, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम शेल मतलब तीसरा सेल, तीसरे सेल के लिए एन की वैल्यू क्या कर देंगे, 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो तीसरे शेल में बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करते हैं एन शेल में, एन शेल का मतलब क्या होता है, एन शेल का मतलब होता है चौथा सेल, चौथे सेल के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 4 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप फार्मूले में एन की वैल्यू रख के आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तो इस फार्मूले को भूलिएगा मत। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एन शेल में 18 और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब इतना पढ़ने के बाद आइए कुछ क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ K and L shell of an atom are full, then what will be the total number of electron in an atom? देखो कह रहा है कि किसी एटम के अंदर जो के शेल है और एस शेल है और वो दोनों ही शेल फुल हो जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें पता है भैया के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अभी बताए थे, 2 इलेक्ट्रॉन, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और हम क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आपको क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन तो जोड़ दीजिए, 2 + 8
तो पूरे मिला के आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बच्चों तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपका 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस जो टेबल है इस टेबल को याद रखे रहिएगा, सिंपल है। K में 2 इलेक्ट्रॉन, N में 8, M में 18, N में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए और कोई क्वेश्चन है? एक अगला भी क्वेश्चन क्या रहा है कि ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम विद द 3 शेल। आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम बनाना है जिसमें 3 शेल पाए जाते हैं। अरे भाई आराम से बना सकते हैं। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये आपका हो गया पहला शेल, ये का दूसरा शेल, ये आपका हो जाएगा तीसरा शेल। ओके, पहला शेल का नाम क्या था? पहला हो गया K शेल, S शेल और M शेल। कितना सिंपल सा आंसर था, बताओ। इतने सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दे रखा है। ठीक है, अब ये जो थोड़ा एनसीईआरटी में चार्ट बने, चार्ट को भी देख लो। देखो बच्चों, होता क्या है, हाइड्रोजन की जिंदगी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हाइड्रोजन के पास एक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हेलियम के बारे में बात करेंगे। हेलियम की जिंदगी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऐसे आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जैसे जैसे आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो आपका शेल भी बढ़ेगा और आपके इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसी चीज को मैं आपको बाद में सिखाऊंगा आगे जाके कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे शेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है कि यहाँ पे जो आपका पहले शेल है, ये दूसरा शेल है, किस शेल में कितने एटम में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का नाम देते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किसी न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी एटम में, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कैसे लिखा जाता है बच्चों? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए आप एक रामबाण, रामबाण को याद कर लेना। ठीक है, रामबाण क्या याद करना है आपको? इसको याद करना है कि मैजिकल नंबर, मैजिकल नंबर बोले तो आपको याद कर लेना है 2, 8, 8, 2। अगर इस मैजिकल नंबर को आप याद कर लेंगे तो हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ भैया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? तो देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर पहले आपको याद होना चाहिए क्योंकि एटॉमिक नंबर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, अब इसी एटॉमिक नंबर को हम लोग इसके हिसाब से अरेंज कर देना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को पहला हम लोग क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। तो 6 में से 2 किया तो क्या बचा? 4 बचा। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2,4। अब मान लो बात कर लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो 11 में से पहले हम लोग क्या करेंगे? 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब बच गया यहाँ पे इसी के पास 9 में से फिर 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। कितना बच गया? 1। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2,8,1। यानी बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर दिया होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। उसी इलेक्ट्रॉन को 2, 8, 8, 2 के हिसाब से बांट देना है। ठीक है, जैसे बात करते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो पहले को 2 दे दो, दूसरे को 8 दे दो। 8, 2, 10। कितना बच गया? 3। लास्ट में क्या हो जाएगा? 3। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। मान लीजिए हम बात करते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 20। तो पहले को देखो 2, दूसरे को 8, 8, 2, 10। 8, 2, 10, फिर 8 दे दिए। 8, 2, 10 और 18, 18 तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या करना है, बस ये जो आपको इलेक्ट्रॉन है उसको इस हिसाब से बांट दोगे। ये थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे मैथ लगने वाली है, आसानी से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई और आ गया। फास्फोरस देख लो। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो पहले को दे दो 2, दूसरे को 8, 8, 2, 10 और लास्ट में 5, 15 हो गया। तो इस हिसाब से इसको करना है कि इस नंबर के बराबर आ जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ले सकते हैं। क्लोरीन ले लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। तो पहले को दे दो 2, दूसरे को 8, 8, 2, 10, 10, 7 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो बच्चों, तो यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रॉन दिया गया है 2, 8, 8, 2 के हिसाब से बांट देंगे तो वही क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इस छोटे से ट्रिक की मदद से किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बच्चे एटॉमिक नंबर होता है 1। अब हाइड्रोजन इसके पास जब एक ही इलेक्ट्रॉन था, 2 तो दे नहीं पाएगा, तो कम से कम 1 दे देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हीलियम के बारे में बात करेंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 देना
भी है तो 2 लिख के क्या हो जाए, खाली हो जाए। लिथियम के बारे में बात करेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो पहले को 2 देना है, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा तो 1 लिख दो, ठीक है। वैसे एक बहुत ही सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आज जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि which one of the following is a correct electronic configuration of sodium? कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो सोडियम के लिए सही है, ठीक है। तो सोडियम का बच्चों सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ठीक है। तो 11 है तो क्या ले सकते हो, पहले को 2, दूसरे को 8, 8 2 10, कितना बच गया 1, तो 2 8 1 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो 2 8 1 कहाँ पे, डी वाले ऑप्शन पे है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको तभी निकलने आएगा जब आपको एटॉमिक नंबर पता होगा। एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो भूल जाओ कभी जिंदगी में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें जो भी एटॉमिक नंबर दिया होगा उसको 2 8 8 2 के हिसाब से अरेंज कर देना है, बल्कि हमारा आंसर आता जाएगा। ओके चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L शेल एक्सप्लेन। कह रहा है कि जो Na+ है, हाँ, सोडियम पे जो प्लस चार्ज होता है उसका K और L शेल जो होता है वो पूरी तरीके से फिल होता है। ऐसा क्यों, देखो होता क्या बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1, ठीक है। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन हम यहाँ पे जब सोडियम से लेकिन हमें क्या निकालना है Na+। अब देखिए याद रखिएगा Na+ का मतलब क्या होता है, Na+ का यहाँ मतलब है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इस पे आता है प्लस चार्ज, तो इसने क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो क्या बचेगा 2,8, ठीक है। ये 2 को बोलते हैं पहला शेल यानी K शेल, 8 को बोलते हैं दूसरा यानी कि L शेल। तो देखो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस वजह से Na+ में जो K और L शेल होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। आप बोलेंगे Na+ का K और L शेल कंप्लीटली फिल होता है क्योंकि इसके K और L में क्या होता है 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिख लीजिए क्यों होता है, आप लिख देंगे Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L शेल because its K shell has 2 electron and L shell has 8 इलेक्ट्रॉन, एट 8 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से क्या होता है, ये फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालने आता ही था, बस ये कि एक नया चीज आ गया है चार्ज। बच्चों जब चार्ज आएगा माइनस होगा प्लस होगा तो यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जल्दी से पढ़ लेते हैं। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड सोडियम। कार्बन और सोडियम का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई जल्दी से खाली हो जाते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 है, पहले को 2 दे दो, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, ये हो गया 2,4 कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका निकालना है, सोडियम का। सोडियम का देखो अभी ऊपर ही निकाले थे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो पहले को 2 दे दिए, फिर 8 2 10 और लास्ट में क्या हो गया 1, जिसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। तो आप बस प्रैक्टिस करिएगा तो ये सब चीजें बहुत ही आपके लिए आसान होने वाली है। ओके चलो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद हम ये देख लेते हैं कि भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो मान लीजिए आपके घर में 4 कमरे हैं, ठीक है। तो आपके घर में जो पहला दूसरा तीसरा चौथा कमरा है, चौथे कमरे को हम लोग क्या बोलेंगे, आखिरी वाला कमरा। तो आखिरी वाले कमरे में जितने लोग रहते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा केमिस्ट्री की भाषा में जान लेते हैं। तो एक एटम में कई सारे शेल होते हैं, तो बच्चों आखिरी वाले शेल में, सबसे लास्ट वाले शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द outermost शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि किसी एटम के सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन आ गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, तो सर कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, ये देखो बताओ सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें ये बताइए सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 1, ठीक है। ये बच्चों कौन सा शेल है, पहला शेल, और ये कौन सा शेल है, दूसरा, और ये कौन सा शेल है, तीसरा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें
पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एक। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है। ठीक है, अब आराम से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, मान लो मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 2 10, 10 2 क्या हो जाएगा? 12। तो बच्चों आखिरी वाले कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन? आखिरी वाले कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो मान लीजिए आप दे दिया अल्युमिनियम के बारे में। एटॉमिक नंबर होता है 13, 2 8 2 10, 3 13। तो लास्ट वाले कमरे में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3। 3 आपका क्या हो जाएगा? मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए और कोई एग्जाम्पल में ले लो। मान लो सल्फर ले लो, सल्फर। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, 8 2 10, 10 6 16। तो लास्ट वाले कमरे में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 6। तो यही ध्यान देना है बच्चों कि आखिरी वाले में देखना है। शुरू में क्या है, बीच में क्या है, भैया हमें उससे मतलब नहीं है। हम बैक बेंचर है, हमेशा आखिरी में पीछे में बैठते हैं तो आखिरी वाले में थोड़ा फोकस करिएगा। ठीक है, इन सब का आप आराम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत, दर्द, परेशानी कब आएगा? जब इसकी जिंदगी में आ जाता है चार्ज। चार्ज वाले में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज वाले में आइए क्वेश्चन करा देते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम पे आ गया है +2 चार्ज। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होगा तो बताओ उस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, तो पहले आपको सिंपली लिखना है कि भैया मैग्नीशियम का कितना होता है। हाँ, मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12, तो 2 8 2 10, 10 2 12 होता है। ठीक है, अब देखो Mg2+ का मतलब है, देखो याद रखिएगा, अगर किसी पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, अगर +2 चार्ज है तो इसका मतलब इसमें 2 घटा दोगे। इसमें जब आप 2 घटा देंगे, 2 में से 2 गया 0, तो क्या बचा? 2,8। 2,8। अब यहाँ पे जो आखिरी कमरा है बच्चों वो क्या हो जाएगा? 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 2,2 0 हो जाएगा, 0 मत लिख के चले आना। ये 0 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो काहे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हाँ, तो बस याद रखिएगा कि प्लस होगा बच्चों तो उतना माइनस कर दोगे। याद रखिएगा आखिरी में माइनस करना है। तो 2 में से 2 गया, बचा 0, तो क्या बचा? 2,8, तो वही हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल करा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मान लो मैंने दिया Cl-, क्या दे दिया? Cl-। ठीक है, तो पहले क्लोरीन का निकालो। क्लोरीन का होता है 17, तो क्या हो जाएगा? 2 8 2 10, 7 17 है। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है तो क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। -1 है तो यहाँ पे +1 कर दो, तो 7 + 1 कितना हो गया? 8 हो गया। तो Cl- का क्या हो जाएगा? 2 8 8। देखो Cl का होता है 287 होता है, लेकिन माइनस कर देंगे तो 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 288। तो लास्ट में 8 आ गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही ध्यान देना है, प्लस होगा तो माइनस कर देना, माइनस होगा तो प्लस। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ऑक्सीजन पे 2- है। ठीक है, अब कितना होगा? देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, तो 2 और 6 2 8। ठीक है, अब -2 है ना, -2 होगा तो क्या करोगे? यहाँ पे 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 6 2, हाँ 6 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2,8 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकल कर आएगा 8। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो सिंपली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो लास्ट वाला उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन भैया प्लस और माइनस आएगा तो प्लस वाले में हटा दोगे, माइनस वाले में जोड़ दोगे, तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आपके एनसीईआरटी का। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज Cl- आयन R। कह रहा है कि Cl- पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो जिसको Cl- का पूछा है तो Cl- मत लिखो, पहले लिख दो क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 10 और 7 17 हो जाएगा। लेकिन हमें किसका निकालना है? Cl- का। Cl- का मतलब इसमें 1 जोड़ दो, जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 7 1 8 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। तो 8 पे क्या करना है? आपको टिक लगा के आना है। ठीक है, तो कितना सिंपल है यार, क्या बताऊं। तो बस प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस से ही आपका बहुत सारे क्वेश्चन लगने लगेंगे। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया। अब आइए बच्चों हम लोग सीखते हैं कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी का यहाँ मतलब होता है कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, आप जब किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो एक तरीके से फ्रेंडशिप का बॉन्ड होता है। ऐसे एटम भी क्या करता है बच्चों? बॉन्ड बनाता है। उसी बॉन्ड बनाने के टेंडेंसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन जो है जो आपका वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। हाइड्रोजन सिर्फ 1 बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, तो कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ कितना बॉन्ड बनाता है उसी को हम लोग उसकी वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि भैया वैलेंसी क्या होता है। इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड
फॉर्म बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कि कोई भी एटम कितना बॉन्ड बनाता है उसी को उसकी वैलेंसी बोला जाता है। ये तो मेरी भाषा है। एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी एटम की जो कंबाइन करने की क्षमता है, जो जुड़ने की क्षमता है, जो बॉन्ड बनाने की क्षमता है, उसी को हम लोग उसकी वैलेंसी का नाम देते हैं। ठीक है, अब बोलेगा सर आपको कैसे पता कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है बच्चों, वैलेंसी निकालने का आपको एक मैं शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ कि वैलेंसी से भी आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। आइए हम आपको सिखाते हैं कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए चलो तो कुछ रूल है, रूल पढ़ लेते हैं। ओके, तो ट्रिक टू फाइंड वैलेंसी, वैलेंसी फाइंड करने का ट्रिक। तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए बच्चों आपके पूरे मिला के 3 केस बनते हैं। 3 में से ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस क्या करता है कि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 और लेस देन 4 देन इट विल बी इट्स वैलेंसी। देखो किसी भी एलिमेंट का अगर हमें वैलेंसी निकालना है, उसमें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम आता है तो वही उसकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई बोल दिया भैया कि बताओ सोडियम की वैलेंसी बताओ। क्या गया? सोडियम की वैलेंसी बताइए क्या होती है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1 ना। तो हमें क्या देखना है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 1 इसका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम होगा तो वही वैलेंसी होगा। तो भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो यानी सोडियम कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। तो देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 से कम है। 4 से कम होगा तो वही वैलेंसी होगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी? आपकी 2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, तो लास्ट में क्या है? 4 है। हम बताए 4 या 4 से कम होगा तो वही वैलेंसी होगा। कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? 4। कार्बन की वैलेंसी 4 यानी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं अल्युमिनियम का। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 3। अगेन 4 से कम है, 4 से कम है तो वैलेंसी क्या होगी? वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो याद रखिएगा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम होगा तो वही उसकी क्या हो जाती है? वैलेंसी हो जाती है। लेकिन बोलोगे सर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो गया तब क्या करोगे? इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 4 देन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों 4 से ज्यादा हो गया तो उसको आप 8 से घटा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब बात करते हैं क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7। तो देखो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो 4 से ज्यादा है। 4 से ज्यादा होगा तो क्या करोगे? आप क्या करेंगे? उसको 8 से घटा देंगे। तो 4 से ज्यादा है तो क्या करिए? 8 से घटा दो। 8 से घटा दो, 8 में से 7 गया, कितना बचा? 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। यानी क्लोरीन जब भी बॉन्ड बनाएगा कितने बॉन्ड बनाएगा? आपके सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलो और बात कर लेते हैं। अब सल्फर को देख लो। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2,8। 2,8 8 तो 10, 6 16। इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 6। तो यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है। 4 से ज्यादा होगा तो क्या करोगे? 4 से ज्यादा होगा तो 8 में से घटा दो। 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2 बचा। तो सल्फर की वैलेंसी 2, यानी सल्फर जब भी बॉन्ड बनाएगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले ले। फ्लोरीन ले लो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2,7। यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो 8 से घटा दो। 8 से घटा देंगे तो क्या होगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना सिंपल है वैलेंसी निकालना। बस ये याद देना है आपको। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो 8 में से घटा देंगे तो आसानी से हम लोग क्या करते हैं? इसके वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको वैलेंसी निकालने का एक शानदार ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, शानदार ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। ओके, चलो देखो आपको पीरियड टेबल तो पता ही होगा। ठीक है, पीरियड टेबल की मदद से आप वैलेंसी को आराम से याद करते हैं। देखो ये है आपका ग्रुप नंबर 1, हालीना कर रब से फरियाद। हलीना ने की रब से फरियाद जो बच्चों ग्रुप नंबर 1 होता है। तो याद रखिएगा इस सब की वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम सबकी वैलेंसी क्या होती है?
1 होती है। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में आता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। हाँ, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो जो ग्रुप नंबर 2 होता है बच्चों, इनकी सबकी वैलेंसी 2। तो इन सबको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको वैलेंसी भी नहीं निकालने आता। ठीक है, बस सीधा सीधा बस आप एलिमेंट का नाम देखेंगे, खटाक से उसकी वैलेंसी बता देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 18 का, हेना नीना और करीना जीनत रंगीन। हाँ, जो ग्रुप नंबर 18 होते हैं बच्चों, इन सबकी वैलेंसी क्या होती है? 0 पटा सन्नाटा। इनकी वैलेंसी क्या होती है? 0। वैलेंसी 0 का मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते, जिंदगी में अखंड सिंगल रहते हैं, दोस्ती करना किसी के साथ पसंद नहीं करते हैं, सिग्मा होते हैं एकदम। ठीक है, अब बात करते हैं फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कर बाहर आई आंटी, ग्रुप नंबर 17, सब के सब इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। ओ स्टाइल से टीपो, इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, इसकी वैलेंसी क्या होती है बच्चों? 3 होती है। ठीक है, का अर्थ क्या है यहाँ पे? कैसी गीत सुनो के प्यारे बाबू। ग्रुप नंबर 14, वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थैला, वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। तो मतलब छोटे छोटे ट्रिक है, इन ट्रिक की मदद से आप याद कर लेंगे तो वैलेंसी आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें और कर लेते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। चल, अब आइए कुछ और बातें थी बता दी। जैसे मान लो अगर कोई बोल लिया भैया बताओ कि नियॉन की वैलेंसी कितनी होती है। ठीक है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कितना हो गया? 3 3 6 7 8 9 10 होता है। ठीक है, तो 10 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। अगेन देखो 8 या 8 से कम होगा तो 4 या 4 से ज्यादा होगा, 4 से ज्यादा होगा तो माइनस करोगे, तो भाई 4 से ज्यादा है ना तो 8 से घटा दो, 8 से घटा दोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो याद लिखिएगा हेना, नीना और करीना जीनत रंगीन। याद रखिएगा, इन सब की वैलेंसी कहीं भी कभी भी जिंदगी में पूछ ले तो वैलेंसी क्या लिखना है? 0 बटा सन्नाटा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ ऐसे ट्रिक है, ट्रिक अगर आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से वैलेंसी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए वैलेंसी निकालना अगर सीख गए होंगे तो भैया इसका जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? जल्दी से, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, 7, लास्ट में 4 से ज्यादा है तो 8 से घटा दो, कितना आ गया? वैलेंसी 1। तो पहले का आंसर आ गया। सल्फर पूछ रहा है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है तो 2 8 2 10 6 16, ये भी क्या है? 8 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है तो 8 से घटा दो, तो कितना आ गया यहाँ पे? 2। सल्फर की वैलेंसी 2 हो गई। मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 8 2 10 2 12, ठीक है, 4 या 4 से कम होगा तो वही वैलेंसी हो जाएगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है सब चीजें। बस ये है कि आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो भैया वैलेंसी भी निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, सब सिंपल सी बात है। चलिए अब और देख लीजिए क्वेश्चन, if z is equals to 3, what will be the valency of the element? Also name the element। देखो कह रहा है कि किसी एलिमेंट के लिए z का वैल्यू 3 है तो उसमें की वैलेंसी क्या होगी, उसका नाम क्या होगा। देखो बच्चों, z का मतलब क्या होता है पहले समझो। z का यहाँ मतलब है एटॉमिक नंबर। क्या? एटॉमिक नंबर। तो z इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है? लिथियम का। तो एलिमेंट कौन होगा? आपका लिथियम होगा। और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2, 3 में से 2 गया 1, 2,1। ठीक है, तो पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,1। और एलिमेंट कौन होगा भैया? एलिमेंट कौन होगा? लिथियम। ये क्या हो गया? आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार, क्या बताऊं। तो एटॉमिक नंबर में समझ लो सब जान बसा हुआ है। एटॉमिक नंबर रट डालो या लिख डालो, टैटू बनवा डालो, मुझे नहीं पता। चलो आगे बढ़ो। चलो अब भाई अगला टॉपिक है आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सबसे पहली बात जान लो बच्चों, एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। कहीं जेड की वैल्यू दिया है इसका मतलब एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। देखो कह रहा है कि किसी एटम में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, वही होता है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो बेसिकली अगर आम भाषा में बोला जाए तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। किसी एटम में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं वही का एटॉमिक नंबर होता है। अब याद रखना, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, अब सर
तो इसे एक चीज तो कंफर्म हो गया भैया, एटॉमिक नंबर सीधा सीधा प्रोटॉन से रिलेट करता है, जो प्रोटॉन होगा वही एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इससे हमें क्या सीख मिलता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर सीखे तो इससे ये मतलब मिलता है बच्चों कि लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, यानी इसमें कितने प्रोटॉन पाए जाएंगे, 3 प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिंपल सा बात है। सोडियम के बारे में बात कर लेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11 है, यानी प्रोटॉन कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यही कहने का मतलब है कि जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा, दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। मान लो ऐसे लिख दिया, इसी का एटॉमिक जेड की वैल्यू क्या है, 13 है, तो बताओ उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा भैया, जेड की वैल्यू 13 है भैया, वही तो होता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। बेसिकली एटॉमिक नंबर जो है वो जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, व्हाट इज मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। देखो कह रहा है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उसी को मास नंबर बोला जाता है। किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उसी को मास नंबर बोला जाता है। तो बेसिकली जो आपका मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो किसी एटम में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ दो तो क्या निकल के आएगा, आपका मास नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ बातें यहाँ पे और बता देना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकाला जाता है, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर पता होगा तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों निकाल लेंगे, लेकिन सर जब हमें न्यूट्रॉन निकालना होगा तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम। देखो न्यूट्रॉन निकालने का आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। देखो न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है एटॉमिक मास, ठीक है, सॉरी, न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला है वो क्या है आपका, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होगा उसको एटॉमिक नंबर से माइनस कर दोगे, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बात करते हैं कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना हो जाएगा आपका 12 में से 6 गया बचा 6, इसके न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, मास होता है 35, ठीक है। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 35 माइनस 17 कितना हो जाएगा 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना होगा तो एटॉमिक नंबर देखेंगे, जो एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। लेकिन अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना होगा तो आपको देखना पड़ेगा मास नंबर और एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, तो यहाँ एक्स क्या है, एक्स आपका यहाँ पे होता है एलिमेंट, क्या होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है। तो एक्स के नीचे जो लिखा जाता है जेड और ऊपर लिखा जाता है ए, ठीक है। तो कभी भी किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस एलिमेंट के नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा होता है, उस एलिमेंट को उसका एटॉमिक मास लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मान लो सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो नीचे एटॉमिक नंबर लिखना है, ऊपर उसका मास 23। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। आपका मर्जी किया कि आपको क्या करेंगे 23 को यहाँ भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो नीचे ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर थोड़ा सा साइड में भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपका क्या है बिल्कुल सही है। इसी तरीके से किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लीजिए क्लोरीन को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करोगे, तो बस कुछ नहीं करना है, एलिमेंट के नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिख देना है, ऊपर उसका एटॉमिक मास लिख देना है, या फिर हम लोग इसको साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या है सही वही है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते भैया कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसको निकालने के लिए आता है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालेंगे और इसका मैं आपको शानदार जबरदस्त ट्रिक भी बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनको अगर निकालना होगा तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर आपको निकालना है बच्चों तो बस आपको कुछ नहीं देखना है, एटॉमिक नंबर देखना है। क्या देखना है, एटॉमिक नंबर। तो किसी का जो एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, ठीक है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन को निकालना होगा तो क्या करोगे, मास नंबर में से क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। चलो अब ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते करते आप लोग भी मेरे साथ साथ लगे रहिएगा कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। मान लीजिए आपके एग्जाम में ऐसे आ गया कि बताओ भाई कैल्शियम में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन
और कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। तो कैसे बताओगे? देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास आपको पहले से पता होना चाहिए, जो कि आपको मैंने चैप्टर 3 में ऑलरेडी बता दिया है इसको कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20, मास इसका डबल यानी कि 40 होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन कैसे निकालोगे? प्रोटॉन निकालोगे एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर 20 है तो प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा? 20। और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ऊपर मास नंबर नीचे एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं एल्युमिनियम के बारे में। ओके, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 13, मास इसका होता है डबल का एक ज्यादा, 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है, इसमें हमें निकालना है अगेन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। ओके, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा भैया? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 13 हो जाएगा। न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 27 में से 13 गया, कितना बचा? 14। ठीक है, आराम से मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी के ऊपर अगर चार्ज आ गया तो आप कैसे निकालोगे? मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आ गया कि बताओ भैया Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, तब कैसे निकालोगे? अब तक तो इस दोनों पे कोई भी चार्ज नहीं था, अगर चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालोगे? तरीका वही है, कोई भी रूल पे चेंज नहीं आएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 11, मास होता है 23। ठीक है, चलो तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 23 में से 11 गया, कितना बचा भैया? 12 बचा न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट का देखना है, देखो बच्चों, किसी एलिमेंट पे अगर प्लस चार्ज आएगा तो प्लस आएगा तो माइनस कर दोगे, माइनस आएगा तो प्लस कर दोगे, लेकिन कहाँ करना है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन में प्लस माइनस करना है। तो सोडियम पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे क्या करो? माइनस कर दो, प्लस होगा तो माइनस, तो 11 में से 1 गया, क्या बचा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सोडियम प्लस पे 11 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए और कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने दीजिए यहाँ पे Cl पे -1। ठीक है, Cl-1 के पास आपको देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जल्दी से बता दीजिए। क्या लगता है क्या होने वाला है? चलो एटॉमिक नंबर लिख लो। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है 17, मास नंबर होता है 35। ठीक है, चलो निकाल दो भाई। तो जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर है। 35 में से 17 गया, कितना बचा भाई? 18 बचा। ठीक है, अब देखेंगे गौर से, तो क्लोरीन पे है माइनस, हम बताए थे माइनस होगा तो प्लस कर दोगे, तो कहाँ पे प्लस करना है? इलेक्ट्रॉन पे। -1 है तो +1 कर देंगे, तो 17 + 1 कितना हो गया? 18। तो क्लोरीन में 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा इस क्लोरीन माइनस में। ओके, तो बस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ओके, मान लो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे 2-। ठीक है, तो इसको आपको बताना है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। सिंपल है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन कितना होता है? 8, मास होता है आपका 16। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8। मास नंबर कैसे? न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये भी क्या आ गया? 8 हो गया। लेकिन भैया यहाँ पे है -4, तो इलेक्ट्रॉन में प्लस कर दो, जितना माइनस उतना प्लस, 8 में से +2 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब इतना सब कुछ सीखने के बाद भैया एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। देखो कह रहा है कि कोई एटम है, मान ली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, नंबर ऑफ, हाँ कोई एटम है, उस एटम के पास क्या है भाई? उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 8 है, और प्रोटॉन है वो भी कितने हैं? 8 है। इसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन दिया और आपको एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक है, चलो पहले का आंसर कर लेते हैं। आपको क्या बताना है भैया? एटॉमिक नंबर। अब याद करिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 8 क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ एटम। एटम पे चार्ज कितना होगा? देखो इसमें देखो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन है, और हमने रदरफोर्ड भाई साहब ने बता दिया था कि किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तो एटम क्या होगा? न्यूट्रल। तो चार्ज में क्या लिखेंगे भैया? ये आपका न्यूट्रल होता है, या फिर लिख देंगे यहाँ पे 0 चार्ज होता है, 0 बटा सन्नाटा होता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
helium atom has an atomic mass of 4u and 2 proton in its nucleus. How many neutron does it have? देखो कह रहा है कि हेलियम का एटॉमिक मास होता है 4, ठीक है, उसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं, तो बताओ उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं। बेसिकली हेलियम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, हेलियम का आपको मास नंबर दिया है, मास नंबर कितना है बच्चों 4 है, और हेलियम के पास कितने प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, कितने प्रोटॉन पाए जा रहे हैं यहाँ पे 2 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दिया है। और आपको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये फार्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन 2 है यानी एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, मास नंबर 4 है, ठीक है, बस क्या करना है भाई, मास नंबर पता चल गया और आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, 4 में से 2 गया 2, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है, मतलब क्या ही बताओ यार कितना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए बढ़ लेते हैं भाई, आइसोटोप्स क्या होता है, व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप समझ लो एक तरीके से जुड़वा भाई। आइसोटोप क्या होता है, ऐसा कोई एलिमेंट, गौर से सुनो, ऐसा कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। क्या है सर, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप का नाम देते हैं, ठीक है। व्हाट इज आइसोटोप, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। एक ऐसा कोई भी आपका एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट, उसी को हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। सर कोई एग्जांपल दे दीजिए, जैसे मान लो हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, 3 तरह के यहाँ पे आइसोटोप होते हैं। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसा कोई एलिमेंट बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। और कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो ऐसा कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आइसोटोप्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन आपका होता है 35, क्लोरीन आपका होता है 35 और क्लोरीन 37 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, तो क्लोरीन के भी क्या हो गए, आइसोटोप्स होते हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, वही क्या होगा आपका आइसोटोप। बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन को 2 आइसोटोप होते हैं, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस ये आइसोटोप थोड़ा बहुत लर्न कर लेना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, हाइड्रोजन को याद कर लेना, कार्बन को याद कर लेना, क्लोरीन को याद कर लेना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स में आते हैं, ठीक है। अब कुछ इंफॉर्मेशन और बता दे रहे हैं, ठीक है। आई होप सो आइसोटोप के बारे में आपको दिक्कत परेशानी होगी। तो आइसोटोप क्या शॉर्ट में बता रहे हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसका क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट, मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ इंफॉर्मेशन देखो, हम बता दें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ठीक है, इनका नाम होता है। तो जिसका एटॉमिक मास 1 होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम। इसका एटॉमिक मास 2 होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम इसका नाम होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास जिसका 3 होता है इसको हम लोग ट्राइटियम के नाम से जानते हैं, ओके। ये भी एनसीईआरटी में दिया था तो मैंने इसको बता दिया, ओके। ड्यूटेरियम को हम लोग कभी कभी H2 ना लिख के D के नाम से लिखते हैं, तो H3 को हम लोग H3 ना लिख के T के नाम से लिखते हैं। तो H प्रोटियम, D ड्यूटेरियम, T ट्राइटियम, तो इन सभी का एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन मास 1, 2, 3 होता है। ये था हाइड्रोजन का आइसोटोप के बारे में एक छोटा सा फैक्ट, ठीक है। आइसोटोप पढ़ लिए तो आइए देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। आइसोटोप की प्रॉपर्टीज से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप के एलिमेंट सेम होते हैं, इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, यानी इसकी जो एलिमेंट है वो रिएक्शन सेम करते हैं, ठीक है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं।
जैसे हमने देखा था यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो बच्चों इनमें जब हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो तीनों में न्यूट्रॉन क्या होगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, तो सबसे जो मेन वाला पॉइंट है बच्चों वो लास्ट वाला पॉइंट है, या आइसोटोप में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, यानी आइसोटोप का कहाँ कहाँ पे यूज होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो आयोडीन 131, आयोडीन का एक आइसोटोप है आयोडीन 131 बच्चों, वो ग्वाइटर की बीमारी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो आपका गला होता है, गला फूल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। आप लोग सुने भी होंगे जो नमक होता है, नमक में हम लोग आयोडीन मिलाते हैं, नमक में आयोडीन मिलाने से ग्वाइटर जैसी बीमारी से हम बचे रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि आयोडीन का कौन सा ऐसा आइसोटोप है जो ग्वाइटर में इस्तेमाल होता है, आयोडीन 131। ओके, ऐसे यूरेनियम 235 होता है बच्चों, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे हमारा बाइक होता है, बाइक में पेट्रोल होता है, वो फ्यूल की तरह काम करता है। ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर बच्चे एक मशीन होता है जिसमें हम लोग यूरेनियम मिलाते हैं, उसकी मदद से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ठीक है, ऐसे बच्चों कोबाल्ट 60 है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कौन सा आइसोटोप का क्या यूज होता है इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, अब आइसोटोप हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू स्पेसीज एक्स एंड वाई आर गिवन अंडर। देखो क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा देखिए। आपके पास दो स्पेसीज, दो एलिमेंट दिए हैं, एक एलिमेंट एक्स है और एक एलिमेंट वाई है। ओके, एक्स में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, वाई में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, फिर सुनिए, जो एक्स आपका एलिमेंट है उस एलिमेंट में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, वाई आपका जो एलिमेंट उसमें 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। आपको क्या बताना है, कह रहा है कि गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। आपको बताना है एक्स और वाई का मास नंबर क्या होगा, और बता रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसीज। कह रहा है आपको बताना है एक्स और वाई में क्या रिश्ता है, एक्स और वाई एक दूसरे के क्या लगते हैं। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन में कह रहा है इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो पहला हमें क्या पूछना है, कह रहा है कि हमें बताना है मास नंबर, मास नंबर बताना है किसका, एक्स और वाई का, एक्स और वाई का मास नंबर बताना है। ठीक है, अब देखो मास नंबर क्या होता है आपको पता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या होता है आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो मास नंबर के निकल के आता है। तो एक्स में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, एक्स में 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, यानी एक्स का मास नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब मार्क करते हैं यहाँ पे वाई का। तो वाई में देखेंगे प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 8, वाई में प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन क्या है 8 है, तो कितना हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका मास नंबर कितना हो जाएगा, 14। तो यही क्या हो जाएगा, आपका मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसीज, एक्स और वाई का क्या लगता है। देखो बच्चों आप देखेंगे इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन सेम है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, वो आइसोटोप होता है। यानी एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के आइसोटोप है। क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोटोप से। आइसोटोप क्यों होते हैं भैया, आइसोटोप इसलिए है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है। न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो आपके आइसोटोप की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे इसका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये तो एकदम मतलब क्या बताएं, एकदम लॉजिकल है। ठीक है, आपको आंसर खुद बताना है, कमेंट में करके क्या होगा। कह रहा है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है, कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आइसोटोप के लिए सही है। आइसोटोप का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। बताइए क्या लगता है, क्या सही है इसमें। अभी अभी कुछ देर पहले बताए थे आइसोटोप में बच्चों जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन डिफरेंट दिया है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है डिफरेंट दिया है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है सेम दिया है, सब उल्टा सीधा दिया है। मतलब यहाँ पे ए बी सी डी ये तीनों ऑप्शन गलत दिए, एक ही होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, आप खुद ही देख सकते हैं भैया कि आइसोटोप होते हैं उसमें क्या होता है, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि आइसोटोप में क्या होता है, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आइसोटोप पढ़ लिया आप लोगों ने, अब आइए देखते हैं कि आइसो बार क्या होता है। तो बच्चों आइसोटोप का ठीक उल्टा होता है आइसो बार। ठीक है, इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इसको याद रखे रहिएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक, यहाँ आइसो का मतलब क्या है समझो। आइसो के यहाँ मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम, और बार का मतलब होता है बच्चों एक तरीके से मास।
क्या होता है, मास। तो ऐसा कोई एलिमेंट जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार। क्या, ऐसा कोई एलिमेंट जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसे हम लोग आइसोबार का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग, क्या ले आर्गन। आर्गन और कैल्शियम। ठीक है, आर्गन का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन आर्गन का मास होता है 40, कैल्शियम का भी मास क्या होता है, 40 होता है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका मास नंबर बराबर हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। ये डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज आइसोबार? एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो, उसी को हम लोग आइसोबार बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी जो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। कुछ ही फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, जैसे इन दोनों का मास क्या है, सेम है, लेकिन ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ये था आइसोबार के बारे में एक छोटा सा डिफिनेशन। ठीक है, इसके अलावा कोई और एग्जांपल, इसके अलावा मान लीजिए कार्बन के बारे में बात कर ले। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन देख लो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, मास होता है 14। तो कार्बन के एक ऐसा आइसोटोप होता है बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास क्या होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है, सेम है। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, तो आइसोबार होता है। इसी का उल्टा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा तो आइसोटोप होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। देखो, बेसिकली जो एवरेज एटॉमिक मास बच्चों हम लोग निकालते हैं, वो हम लोग आइसोटोप के मास को निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन, एक क्लोरीन होता है जिसका मास होता है कितना, 35। और बच्चों दूसरा क्लोरीन होता है जिसका मास कितना होता है, इसका मास होता है आपका 37। ठीक है, तो क्लोरीन का एक का मास नंबर 35 है, एक्स का मास नंबर 37 है। तो भैया दोनों में से किसका रखे, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज लेते हैं। तो जब हम इसका एवरेज लेते हैं तो एवरेज निकल के आता है कितना, आपका 35.5। तो याद रखिएगा, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5। इसीलिए कि जहां कहीं भी क्लोरीन का आप एटॉमिक मास देखेंगे वो 35.5 होता है, यानी वही क्या होता है, आपका एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो जो इसका निकालने का फार्मूला भी होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, तो देखो एवरेज एटॉमिक मास, इसका निकालने का फार्मूला होता है आपका m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। यही इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे आपका m1 क्या है, और m2 क्या है। देखो m1 m2 क्या है बच्चों, m1 m2 आपका क्या है, एटॉमिक मास है, आपका एटॉमिक मास है। m2 भी क्या है, आपका एटॉमिक मास है। बस फर्क क्या है, जो आपका m1 है ये पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास है और जो आपका m2 है वो दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास है। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है। तो एटॉमिक मास पहले और दूसरे एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो दो दो आइसोटोप है। ठीक है, तो इसका पहले का मास 35 है, दूसरे का मास 37। तो एक का मास आप क्या कर देंगे, 35 रख देंगे, दूसरे का मास कितना रख देंगे आप, 37। तो M1 M2 समझ में आ गया। M1 M2 क्या होगा, जो भी आइसोटोप दिया होगा उन आइसोटोप का मास होगा। अब बात कर लेते हैं सर X1 और X2 क्या होगा। X1 X2 बच्चों आपका कुछ नहीं होगा, उस ये आइसोटोप है इनका परसेंटेज होगा। क्या होगा, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। ये भी क्या होगा आपका, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप। बस ये होगा, पहले का परसेंटेज दूसरे का परसेंटेज। मान लीजिए एक क्लोरीन होता है जो आपका 75% पाया जाता है, दूसरा क्लोरीन है जो आपका 25% पाया जाता है। ठीक है, तो पहले का हम परसेंटेज कितना ले लेंगे, 75, दूसरा का परसेंटेज कितना लेंगे, 25। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग परसेंटेज को रखा जाता है। ठीक है, या फिर कभी कभी आपका परसेंटेज ना देखे बच्चों, रेशियो दिया होगा। क्या होगा, रेशियो दिया होगा। तो कभी कभी परसेंटेज ना देके रेशियो दिया होगा। जैसे रेशियो मान लो दे दिया, एक का रेशियो 3 है और दूसरे का रेशियो 1 है, 3:1। तो पहले का हम रेशियो 3 ले लेंगे, दूसरे का रेशियो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए ओके, चलो अब इस फार्मूले को आइए हम लोग अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे आंसर निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे, यहाँ पे कोई अगर क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन
कह रहा कि एक क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास कितना है 35 और दूसरा क्लोरीन है इसका एटॉमिक मास है 37 और 3:1 में दिया है। तो इसका आप एवरेज एटॉमिक मास निकालिए। क्या निकालिए? इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालिए कि क्या होगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, जल्दी से फार्मूला बता दो। एटॉमिक मास का फार्मूला M1x1 प्लस M2x2 अपॉन x1 प्लस x2, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे M1 क्या था, एटॉमिक मास, तो पहले का एटॉमिक मास 25, दूसरे का 37। ठीक है, यहाँ पे M1 ये 35 क्या है, पहले का मास, और यहाँ पे 37 क्या है, दूसरे का मास। ठीक है, अब यहाँ पे x1 x2 क्या था, परसेंटेज या रेशियो, तो क्वेश्चन में परसेंटेज तो नहीं दिया लेकिन रेशियो दिया। तो पहले का रेशियो 3 है, तो पहले का वैल्यू x1 3 हो जाएगा, और दूसरे का रेशियो 1 है, तो दूसरे का रेशियो यानी x2 हो जाएगा। फार्मूले में रख दो, तो M1 की वैल्यू 35 इंटू x1 की वैल्यू 3 प्लस M2 की वैल्यू 37 इंटू x2 की वैल्यू 1 अपॉन x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इनको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो वैल्यू क्या आएगा, 35.5 U आएगा। दिस इज द एवरेज मास ऑफ आपका क्लोरीन। ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास हम लोग आइसोटोप का ही निकालते हैं। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं आया होगा तो आपको कमेंट में करिएगा, उसका आंसर देने को पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आइए जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो सारे बायोडाटा से अब बस आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा, पढ़ लो जल्दी से। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। आपको बताना है कि 4 स्टेटमेंट में से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, J.J. थॉमसन proposed that the nucleus of an atom contains only nucleons। देखो कह रहे हैं J.J. थॉमसन ने कहा कि एक एटम के न्यूक्लियस में J.J. थॉमसन proposed that the nucleus of an atom contains only nucleon। कह रहा है कि J.J. थॉमसन ने बोला कि किसी एटम के न्यूक्लियस में न्यूक्लियन होता है। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है, तो भैया ये J.J. थॉमसन ने नहीं बोला था, ये रदरफोर्ड ने बोला था। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, एंड न्यूट्रॉन इज फॉर्म by an electron and proton combining together therefore it is neutral। देखो कितना क्या ही कह दिया, कह रहा है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलता है। अरे नहीं भैया, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, यानी ये वाला भी आपका क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। देखो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन से 2000 गुना हल्का होता है। सही बात है, बिल्कुल ट्रू, हम बताए थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से कई ज्यादा गुना होता है हल्का। हम लोग याद किए था 1836 गुना, लेकिन अब ये डाटा याद नहीं कर लेंगे। एनसीईआरटी ने इसकी जगह ना लिख के क्या लिख दिया, 2000 लिख दिया, बात वही है। तो जो हमने क्या लिखा था, जो प्रोटॉन है वो इसके जगह में 2000 लिख दो। प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के 2000 गुना भारी है। अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो प्रोटॉन की कितना हो जाएगा आपका 1/2000। वही तो ये कहना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के 1/2000 होता है। तो सही बात है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन देख लो कि जो आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज यूज इन मेडिसिन। कह रहा है कि आयोडीन का जो आइसोटोप होता है वो टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में इस्तेमाल होता है। तो जी नहीं बच्चों, जो आपका आइसोटोप होता है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्या आपको ये ग्वाइटर जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में। तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए यहाँ पे आपका पहला, दूसरा, आखिरी वाला ऑप्शन गलत है, बल्कि सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था पूरी की पूरी कहानी आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। आई होप सो इस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। आपका एग्जाम आने वाला है, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपका पेपर अच्छा जाएगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो में। हैव अ गुड डे।